चाहिए, दैट्स व्हाट दिस स्लाइड्स आर फॉर। क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स दोनों में आता है, बट मोस्टली ये जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में ही रहते हैं। ग्राम न्यायालय जिनका फैमिली कोर्ट जिनको बोलते हैं, कि ग्राम न्यायालय, इस ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, एंड इंश्राइंड इन प्रीएम्बल इक्विटी एंड जस्टिस आर इंडिस्प्यूटेडली टू की फैक्ट्स ऑफ इंडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली सारे स्टेट्स को बोला था कि प्लीज़ आप ग्राम न्यायालय अडॉप्ट करो, ताकि जो भी प्रोसेस होता है, स्पीडी प्रोसेस होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो काम नहीं कर पा रहे, तो गांव के जो लेवल पे भी जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, वो इजीली रिजॉल्व हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को बोला था और हाई कोर्ट को बोला था कि प्लीज़ आप ग्राम न्यायालय अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इनसे पेंडिंग केसेस से छुटकारा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस की रीच मिलेगी। ये 39A डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब हम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि ग्राम न्यायालय अडॉप्ट किया जाए। ग्राम न्यायालय फिर फाइनली इसमें आया और ग्राम न्यायालय फाइनली ऑपरेशन हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट सिर्फ 208 ग्राम न्यायालय, इमेजिन, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में कम से कम 39,000 समथिंग गांव है हमारे यहाँ पे, उसमें सिर्फ 208 ही ग्राम न्यायालय है। तो आप ये सोचो कि जुडिशरी पे कितना ज़्यादा बर्डन है, ओवरलोडेड ऑफ वर्क है, जिसकी वजह से जुडिशरी जो है वो अपना जजमेंट्स या फिर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ये ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट आया था। ग्राम न्यायालय एक इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूट क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ग्राम न्यायालय जो कोर्ट होंगे वो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे फर्स्ट क्लास के। ग्राम न्यायालय एक्सेस देती है मार्जिनाइज सेक्शन, एज आई डिस्कस, कि जितने से ज़्यादा जस्टिस, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ग्राम न्यायालय बनी थी। सो दे प्रोवाइड जस्टिस टू द मोस्ट मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। रिड्यूस करती है बैरियर्स को, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। प्लीज़ नोट ऑल दीज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कीवर्ड्स अगर एग्जाम में लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल एबल टू फेच मोर मार्क्स इन द एग्जाम। दिस विल गिव यू एन एज टू अदर कॉम्पिटिटर्स, राइट। सो प्लीज़ आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कीजिए और कीवर्ड्स को नीचे अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंश्योर करता है चीप, अफोर्डेबल, इफेक्टिव जस्टिस, वर्कलोड को रिड्यूस करता है और इम्प्लीमेंट करता है DPSP एज आई मेंशन। इनका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, ग्राम पंचायत हब स्टेट पे बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट अपने हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके नोटिफाई करेगी कि हाँ किस तरीके से आपको ग्राम न्यायालय बनवाना है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जिसको न्याय अधिकारी बोला जाएगा हर ग्राम न्यायालय के लिए, जो कि कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट के साथ, जो कि पर्सन होगा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को करने के लिए क्वालिफाई करेगा, उन्हीं को इसका मेन हेड बनाया जाएगा। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सैलरी जो होंगी वही सेम होंगी स्टेट लाइन के सर्व्स पे। रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो मोस्टली SC ST वुमेन मार्जिनाइज सेक्शन जो होंगे, इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए उनको मोस्टली रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जुडिशियल अथॉरिटी, विलेज न्यायालय गृह जो होंगे मोबाइल कोर्ट होंगे। मोबाइल कोर्ट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इनका कोई फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज अगर यहाँ दूसरे गांव में ज़रूरत पड़ी तो ये मोबाइल तरीके से, मतलब मूविंग तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, क्रिमिनल केसेस को, सूट्स को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो होंगे वो ग्राम न्यायालय करेंगी। ठीक है, ये है समरी प्रोसीजर फॉलो करेंगी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर। मोस्टली क्या होता है, समरी प्रोसीजर का मतलब होता है जो कि फास्टर, कोई ऐसा जस्टिस प्रोवाइड कराना जो कि बहुत फास्टर हो और एफिशिएंट हो और जो स्पीड भी दे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे केसेस है, एक गांव में रहने वाला इंसान या फिर जो लाचार इंसान या मार्जिनल सेक्शन का, वल्नरेबल सेक्शन का जो पार्ट है, वो धीरे धीरे जाके बार बार कभी हाई कोर्ट जाए, कभी ग्राम न्यायालय, बार बार पूछे कि अरे मेरे को ये, मेरा प्रॉपर्टी का इशू कब सॉल्व होगा, मेरा ये मैरिज का इशू कब सॉल्व होगा। तो ऐसे नहीं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स फॉलो करना है समरी प्रोसीजर में, जिसके अंदर एफिशिएंट तरीके से हमें लीगल पेपर्स बनाने हैं या इस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कराना जो कि बहुत फास्टर और एफिशिएंट तरीके से हो सके।
अपील भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कर सकते हैं, ग्राम न्यायालय के जो भी जजमेंट है उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 6 महीने के अंदर अपील की जा सकती है। ट्राइब्यूनल्स हम कर लेते हैं डिस्कस। ये जो होते हैं ट्राइब्यूनल्स, इनका आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराया गया था। ये भी इन्हीं के लिए है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, इसके लिए स्पीडी ट्रायल दो इनके लिए बनाया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 14 जिसको कहते हैं, उसमें दिया गया था 323A एंड 323B, ये दो तरीके से हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है और ये ट्रिब्यूनल जो कि दूसरे मैटर्स में होता है उनको डील करता है। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। चेयरपर्सनल जो होता है उसको सेम होता है एज अ स्टेटस एज अ कॉर्ड ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 323A और 323 में क्या डिफरेंस है? 323 जो होता है वो ट्रिब्यूनल जो पब्लिक सर्विस के लिए होता है और ये जो होता है ये दूसरे मैटर्स के लिए भी होता है। ये इस्टेब्लिश करता है, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करता है, लेकिन ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, इसके अंदर ऑब्वियसली ये स्टेट और सेंटर दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनकी हायरार्की क्रिएट की जाती है। सो दीज आर फैक्चुअल पॉइंट जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनके डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमें ऑब्वियसली हम लॉ के लिए अभी नहीं पढ़ रहे हैं इस क्लास में, तो हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो फैक्चुअल पॉइंट से उनको आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। यूटिलिटी यही है, एक्सपेंसिव नहीं होते, कोर्ट को रिलीफ देते हैं, स्पेशलाइज चाहिए होते हैं, डाइवर्सिटी होती है सब्जेक्ट्स की, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरे मैटर्स फाइनेंशियल मैटर्स भी डील किए जाते हैं, स्पीडी होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इफेक्टिव तरीके से जुडिशियल डिलीवरी की जाती है। आर्टिकल 323A, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो बनते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टैब्लिश कराती है कैट एंड सेट को। सेट क्या होता है? सेट 1985 में सेट बना था। सेट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये क्या होता है? ये सिविल केसेस को और सेंट्रल डिफेंस सर्विस को, इसके अंदर जो भी आते हैं सर्वेंट्स वही रिक्रूट किए जाते हैं और वही केसेस को डील करते हैं। कॉम्पोजिशन इस तरीके से होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन और 65 मेंबर होते हैं। इतने ज़्यादा मेंबर इसलिए लिए ताकि केसेस जो है वो फास्ट तरीके से सॉल्व हो और इफेक्टिव तरीके से सॉल्व हो। प्रोसीजर जो होता है वो सेम है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर के अंदर सिविल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से गाइड किया जाएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है कि कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्र कुमार केस के अंदर ये बोला गया था कि रिस्ट्रिक्शंस जो होती है वो इसमें भी जुडिशियल रिव्यू जो होगा वो किया जा सकता है, राइट। टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स के लिए होते हैं, मेंबर्स 5 ईयर्स के लिए होते हैं। अपॉइंटमेंट जो होंगे वो बेसिस ऑफ ऑब्वियसली हाई पावर सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो कि सिटिंग चेयर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि नॉमिनेट करेगा CJI जिनको नॉमिनेट करेगा। सेट भी सिमिलर होते हैं, स्टेट के अंदर बनती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है। अपॉइंटमेंट्स, इनका अपॉइंटमेंट भी सेम होता है, गवर्नर स्टेट कंसर्न के साथ गवर्नर को के साथ कंसल्ट करके इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, विल सी। नाउ इनका ट्रिब्यूनल का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनके पास जुडिशियल पावर होती है या फिर क्वाजी जुडिशियल तरीके से काम करते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस भी इसके अंदर सॉल्व किए जाते हैं। देन डिफरेंस क्या होता है कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल में? कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्रिब्यूनल में ये डिफरेंस है कि कोर्ट जो होता है वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम होता है, लेकिन ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया ट्रिब्यूनल। कोर्ट के पास सारी पावर होती है, जुडिशियल पावर इनके पास भी होती है, बट मोस्टली इनके पास क्वाजी जुडिशियल होती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जजेस जो होते हैं वो ऑर्डनरी कोर्ट ऑफ लॉ से का प्रोसीजर वगैरह होता है, बट इनका प्रोसीजर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, कभी भी वो उनको रिमूव कर सकते हैं और अपॉइंट कर सकते हैं। ये मैटर्स जो होता है वो डिसाइड लेजिस्लेशन की तरीके से डिसाइड करते हैं ये, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उस तरीके से नहीं करते हैं। ये सारे रूल्स एंड फॉलो करता है, प्रोसीजर को फॉलो करता है कोर्ट ऑफ लॉ, बट ट्रिब्यूनल जो होता है वो उस तरीके से नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या है? यही है
कभी कभी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती, लाइक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल को सेपरेट किया गया है, बट इस तरीके से सेपरेशन नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, कई बार आपस में ही लड़ने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑब्वियसली नहीं है, क्यों? क्योंकि बना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंड लेटर ऑन सिर्फ जुडिशरी को एक एडिशनल चीज़ देने के लिए इनको प्रोवाइड बनाया गया था। ओवर क्राउडिंग हो जाते हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर, अनइक्वल जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, यानी कि अनइक्वल तरीके से वर्क करता है, ओवरलैपिंग होता है कई बार जुडिक्शन का, हाई कोर्ट ने कुछ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, इन्होंने कुछ और बोल दिया, तो किसको बाइंडिंग होगा किसको नहीं होगा। सो दीज आर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर। न्यू रूल्स क्या बनाए गए हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए? ये न्यू रूल्स बनाए गए थे कि जो दूसरे ये ट्रिब्यूनल्स जो होंगे वो फ्रेम करेंगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिर्फ एट प्रेजेंट ये सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स ही हैं जो इन पे काम कर रहे हैं। रिवीजन हो गया था, ये बोला गया था कि 3 इयर्स तक काम करेगा, चेयरमैन और 70 इयर्स होना चाहिए, वाइस चेयरमैन इतना होना चाहिए। ऑल दीज पॉइंट्स आर जस्ट अ फैक्चुअल पॉइंट, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में अब तक नहीं पूछे गए हैं। दीज आर ओनली एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाउ ये क्वेश्चन आ रखा है आर्टिकल का, आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। 323A अभी हमने डिस्कस किया था, 323A एंड 323B ये 2 आर्टिकल्स होते हैं जो कि ट्रिब्यूनल को एक्सप्लेन करते हैं। चेयरमैन ऑफ सैट शुड बी कौन होना चाहिए?